नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर से अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, हालांकि उसके पहले लेक्चर से ही कर रहे हैं। एप्लीकेशन किस बात की कि अपने को एक टास्क दे देते हैं और उस टास्क में अपन से प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछते हैं। अगर बंद परिपथ है तो स्वाभाविक रूप से प्रेरित धारा भी पूछी जाएगी, है ना। धारा सदैव बंद परिपथ में ही उत्पन्न होती, खुले परिपथ में नहीं, चाहे वो प्रेरित धारा हो चाहे वो आरोपित धारा हो। तो ये बात आपको पहले से याद होनी चाहिए, नहीं है तो आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में भी होता है, बंद में भी होता है, लेकिन धारा बंद में ही हो सकती, खुले परिपथ में धारा नहीं होती। ठीक है साहब। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमने एक टास्क तो की जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक छड़ की रैखिक गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये सबसे पहली टास्क की थी अपन ने, जिसमें अपन ने प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL बताया था। और इस समय अपन ने ये भी समझा दिया था कि ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें छड़ के चलने से विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, जैसे B पैरेलल V, जैसे B पैरेलल L, जैसे V पैरेलल L। ये सभी वो स्थितियां हैं जिनमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता। इसके अलावा जो स्थितियां उनमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो अपन ने स्टडी किया है। इसके बाद अपन ने छड़ की नियत कोणीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना की। वो हमने की E बराबर हाफ ओमेगा BL स्क्वायर, जिसे हमने दूसरे रूप में बाफ से भी दिखाया है ना। ये चालक छड़ की नियत कोणीय वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके बाद अपन ने एक टास्क किया जिसमें चालक चक्ति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रही है, उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल में L की जगह कैपिटल R का यूज किया। फिर जो हमने पिछले में लास्ट लेक्चर किया, पिछला अपना लेक्चर थोड़ा लंबा भी चला गया, उसकी वजह से लास्ट लेक्चर में अपन ने असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और ऊर्जा संरक्षण यानी लेंज के नियम को भी अपन ने प्रूव किया है। अब एक एप्लीकेशन और है प्रेरित विद्युत वाहक बल की, चैप्टर तो भी चलेगा, फिर उसके बाद टॉपिक टर्न ले लेंगे, है ना। तो अपन पहले वो एक एप्लीकेशन और कर लेते हैं, यानी एक टास्क और कर लेते हैं, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बताएंगे अपन कैलकुलेट करके, है ना। उसके बाद फिर अपन बुक्स के न्यूमेरिकल ले लेंगे, NCERT वाले। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा तो नहीं, फिर भी अपन एक्सरसाइज में लेंगे, पहले बुक वाले कवर करेंगे, है ना। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल में कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती है चित्र वाइज, तो चित्र वाइज भी मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा जब स्वप्रेरक तत्व या आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। तो फिलहाल प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला एक टॉपिक और है, उसको करते हैं, फिर NCERT के न्यूमेरिकल। अब की बार सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की अंतिम टास्क ले रहे हैं, टॉपिक फिर
और भी तरह तरह के टॉपिक हैं, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल वाली ये अपने सिलेबस के अंदर एक टास्क और है, ठीक है साहब, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है। तो अधिकांशतः अपन ने इस चैप्टर में जितनी भी टास्क थी, एक को छोड़कर सब में चुंबकीय क्षेत्र एक समान ही था। इसमें आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घुमा रहे हैं। मैं चित्र से आपको बात समझा देता हूं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया सब, है ना। अब देखो, कोई मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, तो चित्र की सिमेट्री के लिए मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया एन से एस की तरफ, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है ना। अब ये अक्ष जिसके पारित है आयताकार लूप को घुमाया जाएगा। आयताकार लूप दूसरे कलर का बना देता हूं। यह आयताकार लूप है ना। यह आयताकार लूप, थोड़ा एक मिनट, ये भुजा थोड़ी बड़ी हो गई। इसमें क्या है, भुजा एक मिटारो तो पूरी ही मिटती है। डिजिटल बोर्ड्स के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी है। इसमें मिटाना इतना आसान नहीं होता जितना अपन सोचते हैं। ये सब इसकी चौड़ाई अपन ने 20 से दर्शा दी, पहले भी दिखाया अपन ने, और इसकी लंबाई अपन ने L से दर्शा दी। इसको नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएंगे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, ठीक है साहब। नियत कोणीय वेग ओमेगा से आप इस आयताकार लूप को घुमा रहे हैं। फेरों की संख्या इसमें अपन मान लेते हैं कैपिटल N। तो पहले जो पैरामीटर से उनकी बात कर लें। कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, लंबाई इसकी L है, चौड़ाई इसकी B है। इससे नियत कोणीय वेग ओमेगा से चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के लंबवत तल में, आप ये भी ध्यान रखना सिचुएशन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में घुमाया जा रहा है। किसी क्षण कोई मोमेंट पर, किसी क्षण अपन स्मॉल t बोल दें, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा हो तो सब कोण थीटा हो तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी। अब देखो यहां से एक हिंट मिल जाता है, अगर अपन देखें ना, थीटा एंगल है ना, एंगल में आ गया टी वेरिएबल है। तो आप कई चीजों को बहुत पहले समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी तकनीक की जरूरत है। मैंने भी सबसे पहले थीटा को हाईलाइट क्यों किया, थीटा को हाईलाइट करते ही पता पड़ गया कि थीटा यानी एंगल में कौन प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है। अगर टी यानी टाइम कोण के अंदर बैठा हुआ हो, जो कांस्टेंट रहता ही नहीं हो, टी कभी कांस्टेंट नहीं होता, तो स्वाभाविक एंगल कंटिन्यू चेंज होगा। और जब एंगल कंटिन्यू चेंज होगा तो फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होगा। और फेराडे कहते हैं फ्लक्स में अगर परिवर्तन है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। फेराडे का द्वितीय नियम यही है। तो कहने का मतलब अपन जब ऐसा लिख चुकते हैं, ऐसा लिख चुकते ही अपने को हिंट मिल जाता है ना। तो सब कुंडली के n फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो सब शॉर्ट में लिख देता हूं, थ्योरी थोड़ी बहुत जरूरी है, इसलिए कुंडली के n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है ना। फाई इज इक्वल टू
एक फेरे के लिए तो आप बोलेंगे बी डॉट ए, और क्योंकि फेरों की संख्या n है तो आप बोलेंगे n इंटू बी डॉट ए। इतना हो गया है ना। यानी सीधी सीधी बात है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा, और थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। यानी फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब साहब आप खुद देख लो, फ्लक्स निरंतर परिवर्तित होगा या नहीं, आप बता दो मेरे को। थीटा कहां पर है, कोस के साथ है, टी बदलेगा, ओमेगा टी बदलेगा, यानी कोण बदलेगा, और कोण बदलेगा तो कोस थीटा के मान में निरंतर परिवर्तन होगा, और कोस थीटा बदला तो फ्लक्स निरंतर चेंज हो रहा है। तो इस टास्क में अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है, वो साफ ने है, सामने दिख रहा है कि समय टाइम बिंग यानी समय के परिवर्तन से फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। डायरेक्ट फेराडे का नियम लगाना है, क्योंकि फेराडे का प्रथम नियम यही कहता है कि जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। यहाँ तो नॉन स्टॉप चेंज हो ही रहा है ना, क्लियर है ना। तो सब अब आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेना चाहिए, किससे, फेराडे के नियम से, है ना। तो सब अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल फेराडे के नियम से, है ना, फेराडे के नियम से, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूं तो एक बात आपको बता देता हूं मैं, है ना, ये इसमें हर चीज में इसलिए लिख रहा हूं कि ये एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सीधा भी, सिंपल टॉपिक भी है, और एग्जाम में से पूछा भी जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि इसमें हर चीज़ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे हो एकेडमिक वाले हैं, कम बच्चे कंपटीशन वाले हैं। इम्पोर्टेंट तो दोनों के लिए ही हैं, लेकिन अब एकेडमिक वाले बच्चों को तो अंक चाहिए, तो वो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाएं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल सिंपल है। और टास्क में तो आपको थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़े, बाकी इसमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी ना सब। तो सब फेराडे के नियम से E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू 2 से रख दो, तो यहाँ 2 से रख देते हैं, 2 से E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी, फाई का मान रख दीजिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉन्स्टेंट है, एन बी ए को बाहर निकालो, है ना। ई बराबर एन बी ए, ये तो कांस्टेंट है। अब आपको उकलन करना है कोस ओमेगा टी का। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी वाले बच्चों को समझा दूं, ये फलन का फलन है, तो फलन के फलन में पहले आपको उकलन करना पड़ेगा कोस का, तो कोस का होगा साहब माइनस साइन ओमेगा टी, है ना, कोस का। फिर करना पड़ेगा ओमेगा टी का। ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा। टी के रेस्पेक्ट में टी का खुद का 1 हो गया, यानी ये माइनस चिन्ह यहाँ पे था, ये माइनस चिन्ह लगा, है ना, क्लियर। 1 माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है साहब। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आया, है ना। और अपन जानते हैं
साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी या साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 है ना। अगर मैं इसको 1 रख दूंगा तो स्वाभाविक है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान आ जाएगा। तो सब E मैक्सिमम, इसको इक्वेशन नंबर दे दें अपन, है ना। इक्वेशन नंबर अपन पहले कितने देते हुए हैं, एक मिनट देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तक अपन दे चुके हैं ना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। इक्वेशन 3, ई मैक्सिमम कितना होगा साहब? एन बी ए ओमेगा। इससे अपन कहते हैं विद्युत वाहक बल का शिखर मान, पीक वैल्यू, है ना। अधिकतम मान को यहाँ क्या कहा जा रहा है? शिखर मान। तो इसको E0 से प्रेजेंट कर दें। फिर से तो देखो, आप वो लिख रहे हो वो भी कोई कम तो है नहीं, आप तो वहीं तक ही छोड़े ना, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लिख रहा हूँ वो अभी मैं समझा दूंगा, है ना। मेरे लिखने के पीछे तो कुछ अन्य रीजन है, मेरा तो अभी काम डिटेल में जाएगा, वो आपको बता दूं। लेकिन आपको मैंने कहा ये एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में जिसके आ रहा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल को यहीं स्टॉप कर दे, आगे न समझाए, कोई जरूरत नहीं पड़ रही आगे समझाने की। तो जिसके एग्जाम में आता है वो यहीं रोक दे, उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे क्यों कर रहा हूं अभी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो एग्जाम के लिए वहां रोक दिया आपने ना। अब मैं तो आगे चल रहा हूं। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी जगह कितना लिख दूं मैं? E0 साइन ओमेगा टी। तो साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और समीकरण 3 पर भी आराम से रोक सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है साहब, ये तो आगे साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित धारा, तो सब यदि लूप का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो प्रेरित धारा, मैं आपको पिछले लेक्चर से बताता आ रहा हूं कि सूत्रों में नयापन नहीं होगा, सूत्र वही होंगे जो आपने पहले से धारा विद्युत की में पढ़ रखे हैं। ओम का नियम ही लगेगा, है ना। मैं ग्राफ वगैरह के लिए बोर्ड खाली रख रहा हूं, अब उधर चला जाता हूं। तो प्रेरित धारा कितनी लिख दें साहब? ओम के नियम से I बराबर E/R। E की वैल्यू आप 3 से रख दें, 3 से, है ना। 3 से E की वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू NAB ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी। अगेन साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है, तो सब धारा का अधिकतम मान क्या हुआ? यानी I मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? NAB ओमेगा अपॉन R। उस I मैक्सिमम जब बोला तो मैंने साइन को +1 रख दिया। इसको अपन लिखते हैं धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्ट है ना, फिर आगे के चैप्टर में समझाएंगे पीक वैल्यू, अभी भी दिखा दूंगा वैसे में। ये धारा का शिखर मान है ना, और वो वोल्टा का शिखर मान। इसलिए प्रेरित धारा को अपन शॉर्ट में लिखें तो इसकी जगह क्या लिख दें? I0। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो साहब पहले मैं पन्ना पलट के सारी बात समझा देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं, है ना। इक्वेशन नंबर 6। अब साहब पहले मेरी बात को समझें। पहली बात मैंने आपसे कहा, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपने पढ़ लिया, सिचुएशन दिखा दी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में आयताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। किसी क्षण स्मॉल t पर B तथा A के मध्य कोण थीटा हो, है ना, तो थीटा बराबर ओमेगा या ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, यानी थीटा बराबर ओमेगा टी। जब कोण में टी आ गया तो उसी समय हम समझ गए थे कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुंडली के n फेरों से संबद्ध चुंबकीय प्लस एक फेरे से संबद्ध होता तो आप लिखते बी डॉट है, लेकिन n फेर हैं तो आप उसका n गुना कर देंगे। आप फ्लक्स को साफ देंगे, ओमेगा टी लिख रहा है, टी कंटिन्यू चेंज होगा, इसका मतलब फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो डायरेक्ट आपने फेराडे का नियम लगा दिया। फेराडे का नियम वही सामान्य है ना, द्वितीय नियम जो अपन ने बताया था, ये वैल्यू पुट कर दी और सिंपल सा आपने अवकलन कर दिया। अवकलन कर चुकने के बाद आपको ये फॉर्म मिली है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। फिर मैंने कहा साहब साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है, तो आप साइन को +1 रख दो तो ई मैक्सिमम यानी विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान एन बी ओमेगा आएगा। इसको शिखर मान के मैंने E0 रख दिया यार। और यदि लूप का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से आप सीधा बता दो प्रेरित धारा I बराबर E/R। I की वैल्यू पुट कर ही दी अपन ने है ना। अब स्वाभाविक है यहाँ भी अपन अगर साइन ओमेगा टी को +1 रख देंगे तो ये I की मैक्सिमम वैल्यू जिसे मैंने नीचे लिख दिया। आप देख भी रहे होंगे I की मैक्सिमम वैल्यू को देखें आप है ना, और E की मैक्सिमम वैल्यू को देखें, ये देखें है ना, तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा I की मैक्सिमम वैल्यू E की मैक्सिमम वैल्यू से छोटी है। यानी यूं देखें, अगर ये स्टार लगा के लिख देता हूं E0 ग्रेटर देन I0 है ना, ये दिख ही रहा होगा आपको। अब बात को बहुत ध्यान से समझना। प्रेरित विद्युत वाहक बल देखा आपने इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3, ठीक है। इधर प्रेरित धारा देखो इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6, 5 और 6। इसमें भी अगर देखें तो साइन ओमेगा टी, इसमें भी देखें तो साइन ओमेगा टी है। अगर कोस ओमेगा टी होता तो भी मेरी बात यही रहेगी जो मैं कहने जा रहा हूं। साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी ये दोनों आवर्ती फलन हैं। अंग्रेजी में बोलें तो पीरियोडिक फंक्शन हैं, और अगर हिंदी में समझाएं तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी त्रिकोणमिति में दो ही ऐसे फलन हैं या दो ही ऐसी चीजें हैं जो एक चक्कर के बाद अपने मान को दोहराने लग जाते हैं। जैसे साइन 0 साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, फिर 90 जोड़ो +1, फिर 90 जोड़ो 0, फिर 90 जोड़ो -1, फिर 90 जोड़ो 0, फिर 90 जोड़ो +1। तो साइन और कोस ये पंखे, घड़ी की सुइयों जैसे अपने पथ का निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहरान करते हैं। जैसे सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई 60 सेकंड के पश्चात वापस उसी पथ को दोहराने लग जाती है। मिनट की सुई है, 60 मिनट बाद वापस उसी पथ का दोहरान करने लग जाती है। घंटे वाली सुई है, 12 घंटे बाद उसी पथ को दोहराने लग जाती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति है, 365 से 1/4 दिन बाद वापस उसी पथ को दोहराने लग जाती है। तो सब साइन और कोस भी एक चक्कर के बाद अपने मानों का दोहरान करने लग जाते हैं। जैसे घड़ी की सुइयां, जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी आदि। इसलिए साइन और कोस को हम कहते हैं आवर्ती फलन, मतलब पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये अपने मान का हर एक चक्कर के बाद दोहरान करेंगे। इसलिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को बोला जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित धारा को
बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी जो हमारा अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर इसी से जनरेट हुआ है। ये जो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण पढ़ रहे हैं, जिसको हमने एक चक्कर के बाद मान दोहराने के कारण क्या बोला, प्रत्यावर्ती, है ना। विद्युत है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर एक चक्कर के बाद अपने मान को रिपीट करेगा, दोहराएगा, इसलिए इसका नाम प्रत्येक आवर्ती में, है ना, यानी प्रत्यावर्ती बोल दिया। तो सब यहां पर इस केस में जो अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये टास्क कर रहे हैं, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बोलते हैं और प्रेरित धारा को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में या तो साइन होगा या कोस होगा। अगर कोस हो तो भी आपके सेंटेंस यही रहने चाहिए। तो साइन और कोस दोनों आवर्ती फलन है, ये जहां भी होंगे तो समझ जाइए कि मान का एक चक्कर के बाद दोहरान होता है, और जहां एक चक्कर के बाद दोहरान हो तो हिंदी में अगर उसको तोड़ के कहेंगे तो प्रत्येक आवर्ती में, यानी प्रत्यावर्ती में, है ना। तो सब अगला चैप्टर का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। हालांकि अगला चैप्टर भी लेट आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगला चैप्टर स्टार्ट इसी टास्क से होगा। तो सब आपको अब मैं ग्राफ वगैरह बना के दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे तो अगले चैप्टर को 2-4 लेक्चर बाद चालू करना है, 5 लेक्चर बाद चालू करना है, तो मैं तो उस तैयारी से दिखा रहा हूं। जिस बच्चे ने एग्जाम देना है उसको तो मैंने आपको बता दी ना, उसको यहीं एंड कर देना है ना। अब ग्राफ देखो सब, ग्राफ में ये चीज आपको झलक मिलेगी, प्रत्येक आवृत्ति की पुनरावृत्ति करने वाला, है ना। हालांकि जो एक चक्कर में अपने मान का दोहरान करता हो उसका ग्राफ एक चक्कर का ही बनाना चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं 2 चक्कर का ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ दोहरा रहा है, ठीक है। तो सब थोड़ा सा ग्राफ लंबा बना देता हूं, आपको समझ में आए, है ना। थोड़ा ये जरूर है सीधा सट दिखे नहीं दिखे उसका देखो कोई मेरे पास इलाज नहीं। मैं आपको EB और IB वर्सेस T समय के साथ, समय हम 2 आवर्तकाल ले रहे हैं, तो सब ये T/4 1/4 है ना, देख लेते हैं, फिर मिटाना भी पड़ सकता है। ये T/2, ये 3T/4 और ये T, एक चक्कर यहाँ खत्म। चलो मिल जाएगा अपने को स्पेस। अब एक चक्कर के बाद ये 1.25 5/4, 1.25 के बाद ये 1.5 का मतलब 3/2 T, और ये 2.25 7/4 7/4 होगा, है ना, 7/4 और ये 2T, ठीक है ना। तो मैंने ये तो आपको साफ कह ही दिया कि वैसे तो ये ग्राफ हमेशा आज के बाद एक चक्कर का ही बनाएंगे, आप पहली बार देख रहे हैं इसको 2 चक्कर का, है ना, आगे से नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो सब E0 और I0 शिखर मान है। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, जिसमें ज्यादा बड़ा कौन होगा, E0। तो सब E0 को प्लस और माइनस में ही अधिकतम दिखा दिया। धारा का शिखर मान कम होता है, धारा के शिखर मान को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये कम होता है, तो देखो इसको कम कर दिया, ये I0 और ये माइनस I0, क्लियर। अब देखो सब धारा और वोल्टता आप कहेंगे तो फिर लास्ट में मैं आपको इसमें आवेश भी दिखा दूंगा, है ना। अपनी तरफ से तो सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, पहले धारा और वोल्टता देखो। चलो वोल्टता आ जाइए, इस पे आ जाइए, ठीक है। अब मैं कंफर्टेबली समझा रहा हूं आपको
टी बराबर टी बटा 4, इधर दिखाता हूं, यहां देखिएगा ओमेगा को क्या लिखते हैं आप, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। कितना समय, टी बटा 4, समय टी बटा 4, टी से टी कट गया, तो सब टी बटा 4 का मतलब कितना हुआ, कोण कितना हुआ, पाई बटा 2, देख लो आप आराम से, है ना, पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब एंगल अगर पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो E बराबर कितना हो गया, E0, ठीक है सर। तो इस समय साइन की वैल्यू अधिकतम है या E0 अधिकतम है। अच्छा, जीरो वाला नहीं लिया, पहले जीरो वाला भी दिखा दें। अगर मैं ये जीरो वाला दिखा दूं मैं पहले ना, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये जीरो वाला है ना, टी की जगह मैं जीरो रखूंगा तो कितना आ गया, 0, एंगल आ गया 0, साइन 0 0, तो E बराबर 0, है ना। तो T बराबर 0 पर बिंदु यहाँ मिलेगा और T बटा 4 पर 90, ओमेगा टी का मान 90 हो रहा है ना। और ओमेगा टी को देखो, ठीक है सर। अब आ जाओ कौन से समय पे, T बटा 2 पर, तो देखो ओमेगा को तो क्या लिख दूं मैं, 2 पाई अपॉन टी, समय कितना, T बटा 2, 2 से 2 कट गया, T से T, ये एंगल कितना आ गया, पाई। तो स्वाभाविक है, मैं एक बार गोला कर देता हूं, यहां रखने आपको मान, पाई रखोगे 180, साइन 180 मतलब 0, तो E बराबर वापस क्या हो गया, E0, है ना। एंगल भी देखते जाओ, देखो 0 पे 0 आ रहा है, फिर T बटा 2, T बटा 4 पर पाई बाई 2 आ रहा है, फिर पाई आ रहा है, 90 का अंतर आ रहा है। जब समय ये होता है तो एंगल लिखता जाता हूँ मैं, देखो साइड में शॉर्ट में यहाँ एंगल लिखता हूँ, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, या पहले एक बार पहले बता दूँ फिर एक साथ लिख दूँ, है ना। अब सब 3t/4, 3t/4, अभी सारा समझाऊंगा, आप टेंशन न लें। ओमेगा, ओमेगा का मतलब रखना है मुझे, 1 मिनट, है ना। ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 3/2, 3/2 पाई, 270 कह देंगे आप इससे, है ना। यहाँ 270 रखें, साइन 270 यानी -1, तो -1 आ गया साइन का मान, तो E बराबर -E0, ये सब E बराबर कितना, -E0, ठीक है। एक और रख देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब एंगल आ गया T, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, क्लियर। और समय आपको रखना है T, T से T कट गया, T से T कट गया तो 2 पाई यानी साइन 360, साइन 360 इज इक्वल टू 0, तो वापस कहाँ आ गया आप, 0 पे। अब मैं दिखाऊं, देखो आपको मैं अलग पेन से दिखा देता हूं। जब ये समय लिखा हुआ हो, जो मैंने दिखा रखा है ना, समय लिखा हो, तो देखो इसका मतलब होता है 0 डिग्री, देखो 0 रखा तो 0 डिग्री। जब T बटा 4 रखोगे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ये देखो पाई बाई 2। जब T बटा 2 रखोगे तो 180 डिग्री, है ना। और जब आप 3t/4 रखोगे तो 270 डिग्री, है ना। और जब आप T रखोगे तो 360 डिग्री। अब देखो समझने वालों को इशारा काफी कि जो मैं समय अक्ष पर रख रहा हूं वो सब समय 90 डिग्री के अंतराल पर हैं। तो बायोलॉजी के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं ये उनको कंफर्ट करने के लिए किया गया काम है। देखो आप 0, 90, 180, 270, 300, तो इन समय आप टी का मान यहाँ रखोगे तो कौन आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर तो कितना है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी।
और एंगल जो आता जा रहा है वो 90 के डिफरेंस पे है। मतलब कहने का, अब जैसे 5/4 है तो 360 में 90 जोड़ दो, 360 में 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 450, है ना। फिर 90 जोड़ दो, जिस तरह से जमे हुए हैं सबके बीच में अंतर कितने का 90 का। फिर 90 जोड़ दो तो 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा 540, है ना। फिर 90 जोड़ दो, फिर आ जाएगा 630, और फिर 90 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 70, नहीं एक मिनट देख लेते, यहाँ से 50 जो, यहाँ से अपन ने 90 जोड़ा तो 90 जोड़ा तो ये हुआ 50, 540, फिर 90 इसमें जोड़ा 630, फिर 90 जोड़ा 720, है ना। अब वैल्यू भी समझते जाएं, 0 + 1, है ना, 0 + 1, 0 -1, फिर 0, अब अगला क्या आएगा +1, है ना। उसी एक कलर को ले लूं पहले, दो कलर बीच में ठीक नहीं लगेंगे ना, येलो कलर से ले रहे थे मैं, तो ये सब। फिर वापस क्या आ जाएगा 0, देखो आप उसी तरह से अधिकतम 0, फिर माइनस में क्या आ जाएगा अधिकतम, है ना। फिर वापस क्या आ जाएगा 0। तो बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान रखें कि जब अंतर 90-90 का हो, है ना, देखो मैं सिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ना, मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को एक सरल व्यवस्था समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ है वो अपने आप समझने योग्य तो बनाई रखी है ना, तो आपको उसमें वरीड ना हो। फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको जितना सरल करके समझा सकूं समझाता हूं। ये सारी जो दावेदारी अगले चैप्टर की तैयारी है, वरना एकेडमिक वाले बच्चे का काम नहीं। देखो मैं आपसे बताऊं कि जैसे साइन और कोस में 90 के अंतर पर आपको दो मान दे दिए, जैसे मान लो ये दिया 0-1, अब आप 90-90 के अंतर पे चल रहे हो तो अगला 0 ही होगा, फिर अगला -1 ही होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा, ऑटोमेटिक। अगर मान लो मान है 1, 0, शुरू के दो मान देखना जरूरी है, तो अगला 90 के अंतर पे मान होगा -1, 0, +1, 0, -1, 0, +1, कोस और साइन दोनों में। तो शुरू की वैल्यू देख लो। अब जैसे मान लो शुरू की वैल्यू -1, 0 ऐसे हो, तो तीसरी फिर 90 के दो, पहली दो देखना जरूरी है। तो यार 0 90 डिग्री के मान तो आपको पता है ही ना, है ना भाई। पहली 0 डिग्री पे आएगी, दूसरी 90 डिग्री, फिर आगे की तो मैं बात ही नहीं कर। जैसे पहली दो देख ली आपने -1 और 0, अब अगली 90 के अंतर पे कितनी आएगी साहब, ये वापस 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0, फिर -1। तो कहने का मतलब चाहे बायोलॉजी के बच्चों चाहे मैथ्स के बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है अगले चैप्टर में, यहाँ भी चल रही है वो चीज़, अगले चैप्टर तक हम पक्के हो जाएं, अच्छा काम हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि साइन और कोस जब भी हम यूज लेंगे, उसमें जब हम समय को ये रखेंगे तो हम समझ लें कि ये समय 90-90 के अंतर को प्रदान करता है। ये देखो 90-90, ये आपको शुरू में मैंने समझा ही दिया था। अब सब 90-90 के अंतर को प्रदान करता है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को 270, 360, 450 ये मान याद नहीं रहेंगे, है ना। और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी इस उम्र में इतने परिपक्व नहीं माने जा सकते कि उनको भी अच्छी तरह से इतना क्विकली पता हो। तो आप तो पहली दो वैल्यू देखो, पहली दो 1 0 है तो अपने आप समझ जाओ अगली -1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। तो पहली दो जैसे 0 1 तो फिर अगली वापस 0 -1 0 तो फिर 1 0 -1 0 1। मतलब यहाँ जैसे मैंने देखा ना 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1। अब आगे बता सकता हूँ मैंने। तो जहाँ पर आवर्ती फलन साइन और कोस हैं, वहाँ पर ग्राफ में आपको 90 के अंतर मिलेंगे, और 90 के अंतर मिलेंगे तो
पहले दो मान 090 वाले देखिएगा, फिर आप समझ जाइएगा कि रिपीट करेंगे। इसीलिए तो अपन साइन और कोस को आवर्ती फलन कहते हैं ना। तो सब अब ग्राफ बनाए, ये सब अपन ने ग्राफ बना दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल को, क्योंकि ये देखो अपने मान का ये रिपीटेशन चालू कर दिया इसने, कर दिया ना साहब। देखो अभी दिखा देता हूँ मैं, आप एक मिनट, यहाँ जाके थोड़ा सा झोल खा गया ग्राफ इस जगह पे, चलो कोई बात नहीं है ना। ये यहाँ आके थोड़ा सा ग्राफ, वेरी गुड, अब सही हो गया। ये देखो आप, ये एक चक्कर यहाँ पूरा हो गया था है ना। अब अगला चक्कर देखो, ऐसा कैसा रिपीटेशन कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्येक आवृत्ति में रिपीट करने वाला। अब तीसरा, अगर मान लो 3T लेते अपन, तो 3T लेते वापिस यही जो एक चक्कर में देख रहे हो वही वो रिपीट होगा, है ना। तो सब साइन और कोस में यह आपको समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक आवृत्ति में अपने मान का दोहरान करते हैं। इससे इनका ग्राफ हम एक चक्र से ज़्यादा कभी बनाते ही नहीं हैं, कभी नहीं बनाते। ये आज दो चक्र इसलिए ताकि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों बच्चों की आंखें खुल जाएं कि साहब साइन और कोस आ गई तो दो चक्कर का ग्राफ बनाने वाला बेवकूफ़ है। आप इस समय बोले मेरे को बेवकूफ़ समझ लो, लेकिन अब आप हमेशा के लिए आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार जब सेम ही आना है तो दो चक्कर का क्यों बना रहे सर, है ना। तो इसलिए कि आप भी चिढ़ जाओ, कोई भी दो चक्कर का बनाया तो, है ना। तो मैंने इसने 2 साइकिल का बनाया। ये सब शिखर मान क्यों कहते हैं, ये देखो शिखर मान क्यों कहते हैं। अरे राम रे, एक मिनट यार, ये बड़ा चक्कर है, चलो है ना। E0 को शिखर मान क्यों कहते हैं, अब आप ग्राफ से समझ लिए होंगे। ये देखो अधिकतम वैल्यू है E0 की, है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग इसे शिखर मान कहते हैं, और अपने हिसाब से तो अधिकतम वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि शिखर मान कहने के पीछे क्या रीजन है। अब हम आ जाएं आई के लिए, है ना। तो आई के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, उसका ग्राफ अलग पेन से दिखा देंगे, ये सब अलग। अब देखो धारा के ग्राफ में भी साइन ही है, बस शिखर जो है I0 वो नीचे है, तो धारा का ग्राफ भी सेम ये का ही बनेगा। तो सब धारा का ग्राफ भी ये का यही बनेगा, बस उसका पीक शिखर मान नीचे की तरफ है। धारा का शिखर मान वोल्टा के शिखर मान से कम है, तो ग्राफ तो वही बनेगा, क्योंकि इसमें भी साइन है उसमें भी साइन है। ये सब धारा का ग्राफ बना दिए। ये थोड़ा डॉट डॉट में बना देता हूँ तो अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके। ये देखो, ये इसको डॉट डॉट में अपन ने ले लिया, है ना। तो सब धारा भी, एक मिनट इसको गहरे में ही ले लेते हैं ताकि जमे तो सही ना बात, है ना। अरे यार ये तो बहुत आफत हो जाएगी अगर ये मिटने लग गया तो। हाँ एक मिनट, अपना तो वो ग्राफ ही मिट गया मूल। चलो छोड़ो, अपन तो अपने मूल ग्राफ को तो संभालें पहले, है ना। चलो, है ना। चलो सब, मैं देखो कंटिन्यूटी में चाहता था, यूँ चाह रहा था मैं। चलो लेते हैं, देखो कोशिश करते हैं। ये धारा का ग्राफ भी कंटिन्यूटी में ही ले लेते हैं, यूँ चाह रहा था। बस दोनों सेम ग्राफ होंगे, बाकी आप समझ जाओ कि धारा का शिखर वोल्टा के शिखर से नीचे होगा, है ना। थोड़ा सा लहराता हुआ है, ठीक है। ये सब किसका ग्राफ है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का। बहुत डिटेल में अब आप ये समझ गए होंगे कि साहब इनको प्रत्यावर्ती क्यों कहते हैं। है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, पर ग्राफ से पता पड़ गया होगा कि प्रत्येक आवृत्ति में
अपने मान का दोहरान कर रहा है। धारा भी वैसा ही कर रही है जैसा वोल्टा कर रही है, बस शिखर मान में फर्क है। अगर अपन मान लो, ये तो आपने समझ ही लिया अच्छी तरह, है ना। अब इसमें देखो एक चीज और ऐड करते हैं, थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब ये भी ऐड कर देते हैं अपन, है ना। अब इसमें ये फ्लक्स का शिखर मान है ना, NBA। तो फ्लक्स का शिखर मान तो दोनों से ही कम ही रहा, है ना। तो फ्लक्स का शिखर मान NBA दोनों से कम मान लेते हैं, हटाओ, है ना। या मध्य का है ये, क्योंकि इसमें ओमेगा नहीं है। अपन धारा को देखें या वोल्टा को देखें तो NBA ओमेगा, और धारा को देखें तो NBA ओमेगा अपॉन R। अब इसको कहीं भी एडजस्ट कर दो, बीच में कर दो या कहीं भी, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें कोस है ना, इसमें साइन नहीं है। अब मैं साइन और कोस का डिफरेंस दिखाता हूं आपको, वरीड मत होना। देखो ग्राफ तो वही है, लेकिन अब थोड़ा सा स्वरूप नया बन जाएगा उसका। अब देखो आप, है ना, ये मैं पेन ले लेता हूँ, वाइट है, या पेन अपन रेड डाल देते हैं, रेड अभी लिया नहीं अपन ने। अब ध्यान से देखना आप, ये सब मैंने फाई मान लिया, है ना, ये फाई 0। थोड़ा सा मैं ये शिखर, सॉरी अभी उसके बिंदु नहीं डालने अपने को, इसके बिंदु अभी डालने की जरूरत नहीं है ना, कोस का है। अब देखो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं अपन। पहले जो आपके सामने बने वो साइन के ग्राफ हैं, अब जो बनाने जा रहा हूं वो कोस का ग्राफ है। कोस और साइन के बीच में 90 का कलांतर है, मतलब 90 डिग्री का अंतर है। किसमें? कोस और साइन में 90 डिग्री का अंतर है। तो आपने देखा भी होगा कि जब साइन अधिकतम होता है तो उस समय कोस 0 होता है, और जब कोस अधिकतम होता है तो उस समय साइन 0 होता है तो दोनों ही आवर्ती फलन, कोई ऐसी नई बात या कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन साइन और कोस में 90 का अंतर चलता है, या 90 का अंतर होता है, चलता है नहीं, होता है। तो जब साइन न्यूनतम होगा, देखो ध्यान से, साइन न्यूनतम होगा तो उस समय कोस, अरे यार ये हो क्या रहा है बार बार, हैं? एक मिनट, ये क्या चक्कर पड़ रहा है बॉस? मेरे से गड़बड़ हो रही है कि विशेष रूप से बोर्ड से हो रही है गड़बड़? चलो, है ना। तो जब साइन 0 होता है तो उस समय कोस अधिकतम होगा, अधिकतम होता है, दोनों के बीच में 90 का अंतर चल रहा है। और जब साइन अधिकतम होता है उस समय कॉस 0 होता है। अब देखो 1 0, 2 पता पड़ गया अपने को, तीसरा अपने आप पता पड़ जाना चाहिए। तीसरा क्या आएगा? माइनस, क्योंकि कोस भी आवर्ती फलन ही है। तो जब अब साइन 0 होगा तो कोस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी अगला, बस पहले 2 देखने होते हैं, अगला फिक्स है। अभी हो जाएगा माइनस में अधिकतम, फिर नेक्स्ट अपने आप डिसाइड कर लो आप, नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट +1, यानी धनात्मक में अधिकतम, या 90 के कलांतर से चलते रहो आप। जब साइन 0 हो गया तो कोस अधिकतम, और जब साइन अधिकतम हो गया तो वापिस कोस 0, इधर भी देखते रहो। क्लियर साहब? फिर साहब साइन 0, अब कोस माइनस में अधिकतम। फ्लक्स का ग्राफ है, शिखर मान हमने कम लिया है सबसे, है ना। फिर इसके बाद ये भी आ गया, है ना। अब इसके बाद साइन माइनस में अधिकतम,
तो कोस ये 0 है ना, यानी ये आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यही था, चाहे स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हों चाहे मैथ्स वाले हों, वो बस पहले 2 को पकड़ लें, फिर साइन और कोस में दोनों में एक ही लय चलेगी। दोनों की वेव नेचर का स्टार्टिंग अलग है, वो स्टार्टिंग तो अलग होगा इससे, क्योंकि अपन पहले से वाकिफ हैं कि जब साइन अधिकतम होता है उस समय कोस न्यूनतम होता है, तो बस स्टार्टिंग में अंतर आएगा, बाकी आप टोटली नेचर देखोगे अभी डिफरेंस नहीं आएगा। अब सब फाइनली साइन 0 हो चुका तो कोस उस समय अधिकतम हो चुका। तो सब ये ग्राफ जिसका शिखर उच्च था, ये मैंने विद्युत वाहक बल का बनाया था, और ये दूसरा ग्राफ जो था, ये दूसरा ग्राफ आपको मैंने जो दिया है, ये धारा का ग्राफ दिया है, ठीक है साहब। और ये तीसरा ग्राफ जो इसमें मैं पुट कर रहा हूं अपनी तरफ से, वो फ्लक्स का ग्राफ पुट कर रहा हूं। तो ये धारा को मैं डबल डॉटेड में कर रहा हूं, थोड़ा सा फेडेड हो गया था इसलिए, है ना। तो साहब अब फ्लक्स वाले ग्राफ को उठाते हैं, इसको मैं रेड कलर के पेन से उठा लेता हूं ताकि आपको अंतर रहेगा। ये देखो साहब, फ्लक्स का देखो बिगिनिंग में फर्क है, बाकी वही साइनोसुडल वेव, देखो थोड़ा बहुत अब हाथ से बनाते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा कहीं ना कहीं, है ना, वो आप समझ के रहो। ये सब फ्लक्स का ग्राफ, तो इसमें मैंने तीनों ग्राफ आपके सामने बना दिए। ये फाई बराबर NBA, ये कोस वाला कोस ओमेगा टी, या आप सीधे सीधे इसको कह सकते हो फाई बराबर फाई 0। तो मैंने फाई 0 यहां लिख ही दिया, फाई 0 यानी चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान। तो कहने का मतलब आपका काम मैंने बता दिया था, आप जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को यहां पर ही क्लोज कर देंगे, एकेडमिक वाले स्टूडेंट। लेकिन टोटली जो बात है अपने काम की, वो काम की बात को मैंने बहुत डिटेल में आपके सामने यहां पर रख दिया है। इसमें साहब विद्युत वाहक बल भी आ गया, इसमें धारा भी आ चुकी है, और इसके अंदर आपकी ये मैंने फ्लक्स भी ऐड कर दिया है ना। तो तीनों का ग्राफ एक साथ बना दिया। अगला चैप्टर इसी से रिलेटेड होगा, हालांकि अभी तो ये चैप्टर रन कर रहा है, अभी इस चैप्टर में अपने को और भी कुछ करना है। तो अब स्वाभाविक न्यूमेरिकल्स वगैरह करने अपने को स्टार्ट, तो या तो इसको यहीं क्लोज कर देते हैं अपन, और नेक्स्ट उससे अपन लेक्चर से न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं या न्यूमेरिकल चालू कर देते हैं ना। तो बस आज इतना ही, बाकी फिर न्यूमेरिकल जो चालू करेंगे वो नेक्स्ट उससे चालू कर देंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बता दिया, है ना। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।